हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सभी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। माई सेल्फ निखिल श्रीवाल। तो आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर की एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कुछ स्पेशल ही है, स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन्स। उसकी आज हम फर्स्ट यूनिट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि 5 यूनिट आपको देखने रही होंगी इसमें। फर्स्ट है इंडक्शन मशीन, फिर स्टेपर मोटर्स, नेक्स्ट स्विच रिलक्टेंस मोटर, उसके बाद परमानेंट मैग्नेट मशीन, एंड फिफ्थ सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। पांचों यूनिट के नाम आपने सुन रखे हैं, पीछे मशीन के जो हमारे सब्जेक्ट्स गए हैं उनमें हमने देखे भी है। ठीक है, तो सब रिलेटिव रहेगा जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, उसी को अब हमें रिवाइज करना है एक तरीके से। चलिए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। फर्स्ट कह रहा है कि एक्सप्लेन द कांस्टेंट पावर एंड कांस्टेंट टॉर्क कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर के अंदर आप कांस्टेंट पावर कांस्टेंट टॉर्क कंट्रोल मेथड बता दीजिए कैसे होते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, सिंगली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर जो होता है उसके लिए टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए। थर्ड वन कह रहा है टाइप ऑफ इंडक्शन जनरेटर बता दीजिए, कितने टाइप्स के होते हैं। फोर्थ कह रहा है डिटेल में वर्किंग एक्सप्लेन कर दीजिए डबली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर की। एंड फिफ्थ कह रहा है कि सर्वो मोटर को एक्सप्लेन कर दीजिए विद स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। आई थिंक सब रिलेटेड है प्रीवियस सब्जेक्ट से। ठीक है, तो रिव्यू कुछ इस तरीके से रहेगा इस आज के लेक्चर का। इंट्रोडक्शन कर लेंगे जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर का। उसके बाद टाइप्स कर लेंगे, फिर कुछ स्पेशल टाइप्स हमारी मोटर है जैसे कि LIM जिसे कहते हैं हम लीनियर इंडक्शन मोटर, और फिर लास्ट करेंगे सर्वो मोटर से। चलिए पहले सब्जेक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं कि हमारे जब भी हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 3W है, व्हाट वाई एंड वेयर। क्या है सब्जेक्ट, क्यों पढ़ रहे हैं और कहाँ इसकी एप्लीकेशन हमें देखने को मिल रही हैं। तो अगर मुझे इन 3W के बारे में पता है तो मोटा मोटा ओवरव्यू मुझे पूरे इस सब्जेक्ट के बारे में मिल जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और क्या मैंने इसमें पढ़ रखा है, सब कुछ मुझे इस 3W से मिल जाएगा देखने में। ठीक है, तो थोड़ा टाइम देंगे 3W के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, व्हाट इज स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन्स। स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन्स क्या हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन्स क्या हैं। तो हम बात करेंगे जैसे कि एक नॉर्मल मोटर होती है या नॉर्मल मशीन है, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल मशीन हमारे पास फिलहाल दो चल रही है जो मेन है, कि मोटर ले लो जनरेटर ले लो, कंस्ट्रक्शन दोनों की सेम ही है। तो अगर मैं नॉर्मल इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करूंगा तो मेरे पास मोटर है, जनरेटर है। ठीक है, तो स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन में आप क्या लेकर आए हैं? स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन में मैं लेकर आया हूँ वो किसी चीज के लिए स्पेशलिस्ट होगी। स्पेशल का मतलब क्या है कि वो किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर में होता है ना इसका स्पेशलिस्ट, या इस तरीके से किसी चीज का स्पेशलिस्ट होता है। तो इसी तरह ये हमारी ये कोई मोटर होगी या मशीन होगी, जनरेटर हो सकता है उसमें एज वेल एज मोटर। तो वो किसी अपने पर्पस के लिए स्पेशलिस्ट है। अब उसमें क्या हो सकता है, वो किस लिए डिजाइन की गई है, उसका हाई प्रिसिजन टास्क के लिए डिजाइन की गई है। वो एक्सट्रीम एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हाई से नहीं, मुझे एक्सट्रीम एफिशिएंसी चाहिए, या उसको कुछ मूवमेंट ऐसा हो, स्पेसिफिक मूवमेंट के लिए वो डिजाइन की गई हो। समझ पा रहे हैं आप? स्पेशल किसी चीज बना रहा होगा वो, तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर डाला होगा हमने इस तरीके से इसे, वो उसे स्पेशल बना रही है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किस कहाँ देखने को मिलेंगे स्पेशल मशीन, तो स्पेशल जब मशीन बनी हुई है तो उनसे जो वर्क कराया जा रहा होगा वो भी कुछ स्पेशल होगा। जैसे कि हम बात करें न्यू जनरेशन में AI टॉप पर चल रहा है, ठीक है, हर जगह AI है। रोबोटिक्स देखने को मिल रहा है। तो रोबोटिक्स, अगर रोबोट आर्म होती है ना, लेग वर्क करता है, तो उसमें जो मोटर यूज हो रही है कुछ स्पेसिफिक मोटर यूज कर रहे होंगे जो स्पेशल बनी हुई होंगी। ठीक है, एक्यूरेसी प्रिसिजन एकदम हाई चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, आपने देखा होगा प्रिंटिंग चलती है, 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग जो हो रही है, 3D प्रिंटिंग में हमारी जो मशीन मूव कर रही है और छाप रही है उसे, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक्यूरेसी मेरी हाई चाहिए, प्रिसीजन देखने को मिल रहा है मुझे वहां पे, हाई प्रिसीजन टास्क है।
जिसके लिए एक अलग ही पर्पस की मुझे मोटर यूज चाहिए, स्पेसिफिक मोटर, जो स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन से ली जा रही होगी। ठीक है, तो स्पेशल इसे बनाना ही पड़ेगा, तभी ये हमारी स्पेशल काम कर रही होगी, नॉर्मल से कुछ अलग हटके। अब मैं नॉर्मल मोटर की बात करूं तो नॉर्मल मोटर हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे, जिसके अंदर डीसी मोटर थी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर थी, थ्री फेज इंडक्शन मोटर थी, सिंक्रोनस मोटर थी। ये चार टाइप जो मोटर है, ये हमारी नॉर्मल मोटर या फिर कह सकते हैं स्टैंडर्ड मोटर है। इनसे अलग जो भी मोटर देखने को मिलेंगी सब स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन होंगी, क्योंकि सारी प्रिंसिपल्स, सारी वर्किंग तो हम इन्हीं मोटर से पता चल रही है। अब मोटर में इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड ही नहीं करनी, मतलब कुछ डिवाइस ऐड कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। रहना रोटर और स्टेटर है, कंस्ट्रक्शन में पता है ना, मोटर के अंदर एक रोटर है, स्टेटर है, रहना सब में वही है। एक्स्ट्रा इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, बट कुछ टिपिकल जो चीज होंगी वो इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि मैं ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर थोड़ा सा एआई डाल दे, एआई का यूज कर ले, माइक्रोचिप लगा दे मोटर में, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम लगा दे मोटर में, तो ये एडिशनल है जिस जो इसे स्पेशल भी बना सकती है। चलिए, इसने क्या लिखा है एक बार इसे देख लेते हैं। व्हाट इज स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन? तो देखिएगा, लिखा है वाइल ट्रेडिशनल मोटर, जो हमें ट्रेडिशनल मोटर है जो हम पढ़ के आ चुके हैं, स्टैंडर्ड एसी और डीसी जो मोटर हो गई हमारी, और वर्क हॉर्सेस फॉर इंडस्ट्रीज, ठीक है, सारा लोड इन पे ही चल रहा है इंडस्ट्रीज का। स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन आर द स्पेशलिस्ट, और वो क्या होती है, स्पेशलिस्ट होती है, किसी पर्टिकुलर काम के लिए ही बनाई गई होंगी। बाकी सारा इंडस्ट्री का काम तो इन पे ही चल रहा है। दे आर डिजाइन फॉर हाई प्रिसिजन टास्क, हाई प्रिसिजन टास्क, एक्सट्रीम एफिशिएंसी, स्पेसिफिक मूवमेंट, ठीक है, दैट अ स्टैंडर्ड मोटर सिंपली कैंट हैंडल, जिसे एक स्टैंडर्ड मोटर हैंडल नहीं करती। हमारी सिंपली स्टैंडर्ड मोटर का काम क्या है, अगर वो चल रही है तो चल रही है, लोड आ रहा है तो फ्लक्चुएशन दिखा देगी, बंद हो जाएगी, फिर चल जाएगी, एक उसका पर्टिकुलर काम यही है कि चलना है, बंद होना है। ठीक है, आगे देखते हैं। थिंक ऑफ इट दिस वे, अगर मैं क्या कहूँ, ए स्टैंडर्ड मोटर इज लाइक सीलिंग फैन। सीलिंग फैन है हमारा, क्या काम है उसका, जस्ट घूमना, उसका बस यही काम है, घूमना। ठीक है, स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन इज नॉट लाइक मोटर, ठीक है, सिंपल मोटर की तरह वो है ही नहीं। इन अ रोबोटिक आर्म, थ्री डी प्रिंटर, इट नीड टू नो एग्जैक्टली वेयर, है ना, जो रोबोटिक आर्म है वो हमें पर्टिकुलर उसी पोजीशन में अगर वही काम करना है या उसी स्टेप पे जाना है या वही टाइमिंग रहनी है, स्केल सेम रहना है, हाउ फास्ट इट्स गोइंग एंड सम टाइम मूव इन टाइनी, कोई छोटा मूव लेना है, कितना फास्ट चल रहा है, या इंक्रीमेंटल स्टेप होगा। तो व्हाट मेक्स दिस मशीन स्पेशल, ये सारे काम स्पेशल मशीन ही हमारी कवर कर रही है। इसे स्पेशल बना कौन रहा है, इसका यूनिक कंस्ट्रक्शन, ये तीन पॉइंट्स हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल और इसका स्पेसिफिक पर्पस, ये तीन चीज मिलकर इसे क्या बना रहे हैं, स्पेशल बना रहे हैं। ठीक है, अब यूनिक कंस्ट्रक्शन क्या है, यूनिक कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि परमानेंट मैग्नेट यूज कर सकते हैं, या अनकन्वेंशनल रोटर शेप हो सकती है, रोटर को शेप कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, कुछ इलेक्ट्रॉनिक यूज कर रहे हैं हम इसके अंदर, जैसे कि मोस्ट कैन नॉट जस्ट अ प्लग इनटू अ वॉल, रिक्वायर सोफेस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ड्राइवर्स कह देते हैं जिन्हें हम। ठीक, फिर अगर स्पेसिफिक पर्पस आ जाता है तो स्पेसिफिक पर्पस क्या है, हाई टॉर्क लो स्पीड अगर मुझे चाहिए तो प्रिसिशन पोजीशन चाहिए, अगर मुझे हाई स्विचिंग स्पीड चाहिए मुझे, तो ये इसका पर्पस हो गया, जिस पर्पस के लिए मुझे वो स्पेशल मशीन चाहिए होगी। तो समझ पा रहे हैं एक तरीके से स्पेशल मशीन क्या है। चलिए, और थोड़ा जाते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखिए मैंने कुछ लिखा है मशीन टाइप, जैसे कि आप मशीन टाइप में देख पा रहे होंगे, स्टेपर मोटर होती है, BLDC, ब्रूसलेस डीसी मशीन, समझ पा रहे हैं ना, स्पेशल पर्पस का ब्रूसलेस डीसी मशीन है ये हमारी। SRM, सिंक्रोनियस रिलक्टेंस मोटर, और लीनियर मोटर, सब स्पेशल मशीन ही है एक तरीके से। अब इनके एडवांटेज देख पाएंगे आप, जैसे स्टेपर मोटर है, ये अपने लिए क्यों फेमस है, ये क्यों स्पेशल है, ये स्पेशल इसलिए है कि प्रिसाइज पोजीशन विदाउट सेंसर, बिना सेंसर के एक पोजीशन हमें जो चाहिए वो हमें प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है, कहाँ यूज हो रहा है इसका, 3D प्रिंटर्स में और सेंसर्स में इसका यूज मिल रहा है। ओके, ठीक, फिर क्या कहते हैं, BLDC की अगर मैं बात करूं, BLDC, ब्रूसलेस डीसी मशीन, कहाँ यूज हो रही है, क्या एडवांटेज है इसकी, हाई पावर टू वेट रेशो,
ठीक है, हाई पावर टू वेट रेशो। तो कहाँ यूज मिल रहा है इसका, ड्रोन में और पीसी सेंस में इसे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करूंगा SRM, फुल फॉर्म ऑफ SRM, सिंक्रोनियस रिलक्टेंस मोटर। सिंक्रोनियस रिलक्टेंस मोटर एक्सट्रीमली ड्यूरेबल एंड हीट टॉलरेंट। ठीक है, सबसे अच्छी है बात है इसकी, हीट टॉलरेंट है ये। ठीक है, हैवी इंडस्ट्रियल पंप्स और वॉशर्स में यूज की जा रही है। एंड लास्ट अगर मैं लीनियर मोटर की ही बात करूं तो लीनियर मोटर क्या होती है, डायरेक्ट लीनियर मोशन हमें प्रोवाइड करवाती है। और डायरेक्ट लीनियर अगर मोशन है तो वहां पे गियरिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा, कोई गियर की आवश्यकता में नहीं पड़ेगी। जिसका यूज हमारा क्या हो रहा है, सबसे देखिए, मैगलेव ट्रेन्स, मैगलेव ट्रेन्स और रोलर कोस्टर्स। रोलर कोस्टर आपने सभी ने देखा होगा, रोलर कोस्टर। ठीक है, तो वहां हम लीनियर मोटर का यूज कर पा रहे हैं। मैगलेव ट्रेन एक अच्छा वर्ड है, मैगलेव बना हुआ है मैग्नेटिक लेविएशन से। तो मैगलेव ट्रेन को हम कहते हैं मैग्नेटिक लेवियंस ट्रेन्स। तो ये था हमारा व्हाट इज स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, तो यही हमें पढ़ना है, पूरी सब्जेक्ट ही हमारा यही है, इन मोटर के बारे में हमें जानकारी लेनी है। चलिए सेकंड डब्ल्यू पे आते हैं, हमने वाई क्यों पढ़ रहे हैं हम स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन, क्यों पढ़ रहे हैं हम स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन। भाई हम स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन है, एक तो इसे स्पेशल बना रहे हैं। अब हमने स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन बना दी तो इंडस्ट्री को इसकी रिक्वायरमेंट होगी, इससे हम नई क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अगर बैकबोन की बात करें तो ये स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन ही उसकी बैकबोन बन जाएगी कुछ समय बाद। ठीक है, हर पर्पस के लिए अगर हमारे पास अलग मोटर होगी तो वो काम एफिशिएंटली होगा। ठीक है, अगर सेम मोटर को हम हर काम के लिए लगाएंगे तो एफिशिएंसी कहाँ से लाएंगे। तो इसलिए हमें इसे पढ़ना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसने क्या लिखा है, स्टडिंग स्पेशल इलेक्ट्रिक मशीन इज एसेंशियल अबाउट मूविंग बियॉन्ड जनरल पर्पस इंजीनियरिंग एंड एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ हाई परफॉर्मेंस ऑटोमेशन। इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा, अगर हमें हाई परफॉर्मेंस ऑटोमेशन वर्ल्ड में जाना है जनरल पर्पस को छोड़ के, तो स्पेशल का सहारा लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा क्या, पढ़नी पड़ेगी, समझना पड़ेगा इसे। एज इंडस्ट्रीज मूव अवे फ्रॉम बल्कि inefficient induction motors, these specialized machines have become the backbone of the modern technology। अब वो क्या होता है, थोड़ा सा इसमें हमने क्या करा है, वो बल्कि थी, इनएफिशिएंट थी, इसी चीज को हमने सबसे पहले कम करा। ठीक है, छोटा कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया एंड सफिशिएंट बना दिया, एफिशिएंसी हाई कर दी। तो सबसे बैकबोन तो यही बन गई हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। फिर हेयर इज वाई दे आर क्रिटिकल फील्ड टू बी स्टडी टूडे। सबसे पहले बात करता हूँ द हार्ट ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। ये स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन है, हार्ट है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का। तो ठीक, बिना इसके तो पॉसिबल ही नहीं होगा। नेक्स्ट, नंबर टू, रेवोल्यूशनाइजिंग इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो रही है उसके लिए रेवोल्यूशन, एक नई क्रांति की तरह ये काम कर रही है। मतलब अगर आप देखें अपने आसपास तो ई रिक्शा एक बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, जिसके अंदर नॉर्मल मोटर नहीं होगी, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, ढलान पे भी वो चल रही है। ठीक है, हाई स्पीड ला रही है, रुक भी रही है, इस तरीके से। तो नोटा एक नॉर्मल मोटर, इट्स अ स्पेशल मशीन। नेक्स्ट, ड्यूरेबिलिटी इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स। बहुत अच्छा है, ड्यूरेबिलिटी इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स। अगर मैं बात करूं, अभी मिशन हुआ था, चांद पे जा गए थे, तो ये जो सैटेलाइट्स होती हैं इनमें मोटर लगी होती हैं, और बाहर स्पेस में टेम्परेचर क्या है, कोल्ड है तो कोल्ड है ना। मार्स पे गए थे तो टेम्परेचर हाई है, इस तरीके से। तो एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रहा है तो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी वर्क कर रही हैं, तो नॉर्मल मोटर नहीं होंगी, तो वे भी हमारी क्या है, एक स्पेशल मशीन ही होंगी, स्पेशल इलेक्ट्रिकल मोटर ही होगी। एंड लास्ट, एडवांस कंट्रोल एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। एडवांस कंट्रोल बनाने के लिए उसमें हम पावर इलेक्ट्रॉनिक का सीधे सीधे सहारा ले रहे हैं। मोसफेट और जो भी हमारे ट्रांजिस्टर, सब का यूज हम कर पा रहे हैं इन मोटर में अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह की हमें एनवायरनमेंट के लिए वो चाहिए, उस एनवायरनमेंट बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी। तो ये था वाई स्पेस स्टडी, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं हम इसके बाद। एंड लास्ट आ जाते हैं फिर एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन मैंने बता ही दिया है, एग्जांपल कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है, बिकॉज
special electrical machines offer such high precision and efficiency they have moved out of lab into almost every high tech sector today। हर जगह आपको देखने को मिल रही हैं। तो अगर मैं बात करूं कुछ इंडस्ट्रीज की, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑफिस ऑटोमेशन बिल्कुल देखने को मिलेगी आपको वहां पर, ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑफिस ऑटोमेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसपोर्टेशन में देखने को मिल रही है एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी हो गया। थर्ड बात करते हैं इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, वहाँ यूज देखने को मिल रहा है। नंबर 4 बात कर रहे हैं एरोस्पेस एंड डिफेंस, बिल्कुल देखने को मिलेगी। ठीक है, एरोस्पेस जो स्पेस जा रहे हैं और डिफेंस में। और नंबर 5 मेडिकल टेक्नोलॉजी में हमें ये देखने को मिल जाती है। ओके, दैट्स इट। एप्लीकेशन हर जगह देखने को मिल जाएगा। चलिए, और सिंपल बनाने के लिए एक चार्ट देख लेते हैं। देखिए जी, एप्लीकेशन हाई एंड ईवी। हाई एंड ईवी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गया, जिसके अंदर हम कौन सी मशीन यूज कर रहे हैं। मशीन का नाम लिया हमने पीएमएसएम। पीएमएसएम का मतलब परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मशीन। परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मशीन। वाई क्यों यूज कर रहे हैं भाई? मैक्सिमम एफिशिएंसी और रेंज मिल पा रही है हमें। ठीक है, फिर वही 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग में क्या यूज हो रहा है? स्टेपर मोटर यूज हो रहा है। क्यों क्यों यूज हो रहा है? प्रिसाइज पोजीशन की वजह से, विदाउट सेंसर। ठीक। नेक्स्ट, सीलिंग फैंस जो मॉडर्न वाले आ रहे हैं, पुराने वाले में नॉर्मल मोटर है, जो मॉडर्न आ रहे हैं जिनमें आप देख पा रहे होंगे आवाज ही नहीं आती। देखा है ना, नो साउंड, फैन का पता नहीं चल रहा। और स्पीड भी कम होती है, मतलब फिक्स होती है, कम होती है, और हवा अच्छी आती है। तो कौन सा यूज हो रहा है? ब्रूसलेस डीसी मशीन। ब्रूस ही नहीं है तो कहाँ से आवाज आएगी? सेव अप टू 50% एनर्जी वर्सेस इंडक्शन, जो पुराने वाले हैं उसके मुकाबले 50% एनर्जी सेव कर पा रहा है हमारी। ठीक। नेक्स्ट, हैवी माइनिंग। हैवी माइनिंग के लिए कौन सी यूज कर रहे हैं? SRM, सिंक्रोनियस रिलक्टेंस मोटर। सिंक्रोनियस रिलक्टेंस मोटर। नो मैग्नेटिक टू ब्रेक। ब्रेक के लिए कोई मैग्नेट नहीं होती है और एक्सट्रीमली रस्ट होती है। फिर लास्ट, मैगलेव ट्रेन। मैगलेव मतलब मैग्नेटिक लेवलिंग ट्रेन, जिसमें लीनियर मोटर यूज हो रहे हैं। डायरेक्ट थ्रस्ट विदाउट व्हील। डायरेक्ट थ्रस्ट विदाउट व्हील्स। व्हाट इज थ्रस्ट? एक नया वर्ड सा है, व्हाट इज थ्रस्ट? कोई बताएगा? तो क्या होता है थ्रस्ट? तो एक टॉपिक है आगे, चलो आगे पढ़ेंगे वरना हमारा फ्लो खराब हो जाएगा। पूरा टॉपिक आगे को देखने को मिलेगा, हमें लास्ट एक आगे टॉपिक मिलेगा उसमें पढ़ेंगे थ्रस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो 3 W अपने कंप्लीट। 3 W से मोटा मोटा आपको मिलना है कि हमें बात करनी है इन्हीं कुछ गिनी चुनी मोटर है अपनी, जिन्हें हमने स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर डाला हुआ है। इन्हीं की बात करनी है हमें। अब सबसे पहला पॉइंट, सारी मोटर की कंस्ट्रक्शन सेम है। सभी मोटर की कंस्ट्रक्शन सेम है, सभी में स्टेटर है। सभी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? सभी के अंदर आपको स्टेटर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिक्स है। सभी के अंदर आपको रोटर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिक्स है, स्टेटर रोटर फिक्स हो गए। प्रोसेस सेम है। प्रोसेस क्या होता है मोटर का? सप्लाई देनी है, फील्ड बनना है, रोटेशन होना है। ठीक है, तो ये फिक्स है। बाकी बेसिक नॉलेज सबके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। करेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए जो मेमोराइज करनी है। करेक्टरिस्टिक मेमोराइज होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी आपको। तो एक क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बताना है कांस्टेंट टॉर्क को कांस्टेंट पावर कंट्रोल्स इंडक्शन मशीन के अंदर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। डायग्राम पे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक फॉर्मूला आपको जानता होगा, जो बात कर रहा है टॉर्क की बात कर रहा है, टो पावर की बात कर रहा है, पी। किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे? इसकी स्पीड ले लेते हैं एनएस। स्पीड ले लेते हैं एनएस। अब स्पीड एनएस ले लेते हैं, ओमेगा को भी स्पीड से दिखा देते हैं। ठीक है ना? चलिए स्पीड ले ली, ओमेगा स्पीड एंगुलर वेलोसिटी है ना। ठीक है, चलिए, तो मैं ले रहा हूं टॉर्क, पावर एंड स्पीड ओमेगा। तो फॉर्मूला पता है आपको? P इज इक्वल्स टू टो ओमेगा। जानते हैं P इज इक्वल्स टू ओमेगा। शक्ति बराबर बल गुण गुणा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, चलिए, अब दो टर्म है यहाँ पे, कांस्टेंट पावर और कांस्टेंट टॉर्क। कांस्टेंट पावर एंड कांस्टेंट टॉर्क। अब कोई मोटर स्टार्ट, अगर मेरे पास स्पीड में किसी मोटर की बढ़ा रहा हूँ, एक एग्जांपल लेके चलें, अगर मैं किसी मोटर की स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तो स्पीड जो मोटर है वो वर्क कर रही होगी इस पे रेटेड स्पीड पे।
कोई मोटर है, अगर वो वर्क कर रही है रेटेड स्पीड पे और उसकी स्पीड में बढ़ाऊं या कम करूं, तो क्या प्रोसेस अपना सकता हूँ मैं सर? स्पीड को कम कैसे कम कर सकता हूँ और कैसे अधिक कर सकता हूँ, है ना? मुझे उसकी स्पीड को इंक्रीज करना है, क्योंकि कोई भी अगर मैं मोटर मार्केट से लाया, इंडक्शन मोटर मार्केट से लाया, उस पर लिखा है ना रेटेड स्पीड इतना, रेटेड वोल्टेज इतना, या रेटेड लोड इतना, मतलब इतने पे काम करेगी, है ना? इतनी स्पीड होगी। मान लेते हैं 1500 RPM वाली मोटर है, 1500 पे वर्क करनी है। ठीक है, मुझे इसकी स्पीड को कम करना है, ज्यादा करना है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। यही कंट्रोल मुझे करना है, ये कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा मैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरी मोटर है, ये रहा टॉर्क, इधर की साइड में ना बना पावर, और ये रही मेरी स्पीड, रेटेड स्पीड है ये रही, ये मेरी रेटेड स्पीड आ गई। ठीक है, रेटेड स्पीड पे वर्क कर रहा है। रेटेड स्पीड पे वर्क करके मुझे इसकी स्पीड को करना है इंक्रीज, स्पीड को करना है इंक्रीज। तो एक देख पा रहे होंगे आप, टॉर्क की लाइन जा रही है, एक पावर की लाइन जा रही है, एक टॉर्क की लाइन जा रही है, एक पावर की लाइन जा रही है। तो मुझे अगर स्पीड इंक्रीज करनी है, लेट मी कलर चेंज करूं, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। स्पीड मुझे चेंज करनी है, तो मैं देखता हूँ इधर वाला जो रीजन है इस पे लिखा है मैंने कांस्टेंट टॉर्क, और इधर वाला रीजन है वो मैंने लिखा है कांस्टेंट पावर। तो पहले इधर रीजन, ये मेरी रेटेड है, ये बीच मिडिल लाइन रेटेड है, इस पे मेरी मोटर मोटर वर्क कर रही है। ठीक है, तो मुझे स्पीड अगर इंक्रीज करनी है, मुझे इस डायरेक्शन में अगर जाना है, स्पीड इंक्रीज करनी है, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे? पावर कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। स्पीड इंक्रीज करने के लिए पावर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला मेरा क्या निकल के आएगा? मेरा फॉर्मूला था P इज इक्वल्स टू टो ओमेगा, पावर कांस्टेंट हो गई, तो मेरा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो गया? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। यानी कि अगर स्पीड बढ़ानी है तो टॉर्क कम करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी है तो टॉर्क कम करना पड़ेगा, क्योंकि पावर कांस्टेंट कर ली। तो भैया टॉर्क ले जाते हैं कम, ठीक है, ये गया टॉर्क, स्पीड बढ़ती जा रही है। एक चीज समझ में आई। सेकंड चीज, अगर मुझे करनी है स्पीड कम, इधर आते हैं, स्पीड कम करनी है तो मुझे कौन सा रीजन देख रखा है? कांस्टेंट टॉर्क, क्या रखना है? टॉर्क कांस्टेंट रखना है। फिर सेम फॉर्मूले को रखता हूँ, अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने हैं? स्पीड, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। यानी कि अगर पावर बढ़ाऊंगा तो स्पीड बढ़ेगी, या पावर घटाऊंगा तो स्पीड घटेगी। तो सीधा सीधा टॉर्क रख लिया कांस्टेंट, टॉर्क कांस्टेंट रख लिया, तो पावर घटाना स्टार्ट कीजिए तो स्पीड भी ऑटोमेटिकली घटती चली जाएगी। कुछ आया समझ में? आगे, ठीक है, एक बार वो देखें, दोबारा बताता हूँ, इसे रफ कर देते हैं दोबारा से एक बार, फटाफट देख लेते हैं। बड़े सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? मोटर है, रनिंग एट रेटेड स्पीड, ये रेटेड स्पीड रनिंग कर रही है। ठीक है, क्या कह रहा है? एक फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू टो ओमेगा। दो रीजन बना दिए, कांस्टेंट टॉर्क एंड कांस्टेंट पावर बना दिए, ये टॉर्क, ये पावर। ठीक है, तो अगर मैं कांस्टेंट टॉर्क वाले रीजन में आ जाऊं, कांस्टेंट टॉर्क इधर रीजन है, तो इधर के लिए मुझे स्पीड को कम करना है, इधर जाना मतलब स्पीड कम करना है, इधर जाना है मतलब स्पीड बढ़ाना है। दिख पा रहा है ना आपको? रेट स्पीड का मतलब रेट से कम जाना है, रेट से ज्यादा जाना है। ठीक है, कांस्टेंट टॉर्क, कांस्टेंट टॉर्क कर दिया। टॉर्क अगर मेरा कांस्टेंट है तो इधर देखिएगा तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा हो जाएगा, यानी कि P अगर इंक्रीज करूंगा तो स्पीड इंक्रीज होगी, ओमेगा इंक्रीज होगा, या P अगर डिक्रीज होगा तो ओमेगा डिक्रीज होगा। यानी कि मुझे स्पीड अगर कम करनी है तो पावर डिक्रीज कर दीजिए। तो इस रीजन के लिए पावर कम कर दी, स्पीड कम करने के लिए, क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट रखा है। फिर दूसरा रीजन है, अगर पावर, दूसरा स्पीड बढ़ानी है, इधर के साइड क्या है? स्पीड अगर बढ़ानी है तो क्या रख लिया? पावर कांस्टेंट रख ली। पावर कांस्टेंट रख ली है तो फॉर्मूले से क्या निकल के आएगा? पावर कांस्टेंट है तो टो और ओमेगा में रिलेशन आया, टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ओमेगा। यानी कि अगर टो कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पर टो के मान को हम डिक्रीज करते चले जाते हैं इस तरीके से, तो हमारी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ये कहता है मेरा कांस्टेंट टॉर्क एंड कांस्टेंट पावर कंट्रोल्स इन इंडक्शन मशीन। ये डायग्राम, ये फॉर्मूला, इसकी मदद से हमने ये बन ड्रॉ कर लिया। अब देख लेते हैं इसने क्या लिखा है। तो देखिएगा, इन कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर स्पेसिफिकली व्हेन यूजिंग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर्स, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर्स की वजह से ही हम ये मतलब कम ज्यादा कर पाएंगे पावर और टॉर्क, है ना?
द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इज मैनेज टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस अक्रॉस द डिफरेंट स्पीड रेंजेस। तो हमें क्या रखना है, वी वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वोल्टेज वी बाई एफ एक रेशो होता है इसमें, वी बाई एफ रेशो को हमें क्या रखना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है, तभी हमें ये चेंजेस देखने को मिलेंगे इसमें, जब ये हमारा कर्व निकल कर आता है, ठीक है। तो डिवाइड इन टू प्राइमरी जोन्स, एक को हमने कांस्टेंट जोन मान टॉर्क मान दिया, एक को हमने कांस्टेंट पावर जोन मान दिया। चलिए, तो अगर मैं कांस्टेंट टॉर्क रीजन की बात करता हूँ, तो कांस्टेंट टॉर्क रीजन कौन सा था हमारा, जिसमें स्पीड हमें कम करनी थी रिलेटिव स्पीड से। तो द कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, टू मेंटेन कांस्टेंट टॉर्क, कांस्टेंट टॉर्क मेंटेन रखना है। तो वो कैसे मेंटेन होगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द एयर गैप मस्ट रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट अगर तुम्हें टॉर्क रख वो तो, अब वो कांस्टेंट टॉर्क रीजन बनाया तो होगा, वो कैसे बनाया होगा, कांस्टेंट टॉर्क अगर मुझे रखना है तो वो भी तो कुछ तरीके से रखा होगा, तभी तो मैं पावर डिक्रीज करूंगा। समझ पा रहे हैं ना, कांस्टेंट टॉर्क रखना भी एक अपने अपना पर्टिकुलर काम है। तो कांस्टेंट टॉर्क अगर मुझे रखना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहेगी, जो एयर गैप में है, कांस्टेंट रखनी पड़ेगी उसे। और फ्लक्स जो प्रोपोर्शनल होती है वो किसके होती है, वी बाई एफ के, किसके प्रोपोर्शनल होती है, वी बाई एफ। तो यहीं से निकल के आता है वी बाई एफ कंट्रोल, निकल के आता है वी बाई एफ कंट्रोल। वी बाई एफ कंट्रोल करना है तो हमारी कांस्टेंट टॉर्क बन जाएगा। वोल्टेज एडजस्टमेंट, एज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज टू स्पीड अप द मोटर, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे मोटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग में, द वोल्टेज इज इंक्रीज प्रोपोर्शनल टू, और हमें क्या रखना है, वी बाई एफ कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो टॉर्क वर्सेस पावर करते हैं, अगर टॉर्क रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज द फ्लक्स इज स्टडी, पावर इंक्रीजेस लीनियरली स्पीड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज। तो स्टार्टिंग में अगर मैंने टॉर्क को कांस्टेंट रखा है तो पावर लीनियरली मेरी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि फॉर्मूला कहता है पी इक्वल्स टू टू इंटू ओमेगा, ठीक है। पावर इंक्रीज हो रही है क्योंकि स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो ये हो गया मेरा कांस्टेंट रीजन की बात। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कांस्टेंट पावर रीजन, जिससे मैं क्या कह रहा हूँ, स्पीड अबोव स्पीड, ठीक है, बेस स्पीड से आगे को चल रहे हैं। तो कौन सा केस में भी ये कहता है, द पॉइंट द मोटर हैज रीच रेटेड वोल्टेज, अब रेटेड वोल्टेज पे पहुंच गया, रेटेड वोल्टेज पे पहुंचने का मतलब रेटेड करंट पे पहुंच गया, रेटेड स्पीड पे पहुंच गया अपने। तो सिंस वी कैन नॉट इंक्रीज वोल्टेज, अब हम वोल्टेज नहीं बढ़ा सकते भैया, जब रेटेड वोल्टेज तक पहुंच चुका है और उस पर लिखा हुआ है मशीन को इससे ज्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते, तो वोल्टेज कैसे बढ़ा देंगे। एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज द वी बाई एफ रेशियो, अगर मैं अब बस केवल फ्रीक्वेंसी बढ़ाने लग जाऊं तो जो वी बाई एफ रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। अब वी बाई एफ रेशियो डिक्रीज हो जाएगा तो जो वो फ्लक्स बननी थी, फ्लक्स इसके प्रोपोर्शनल थी, वी बाई एफ रेशियो डिक्रीज है तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगी। और फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगी तो काय में एकदम डाउन आएगा, किस में डाउन आएगा, एकदम से टॉर्क में डाउन हो जाएगा, तो टॉर्क मेरा डाउन जाएगा और पावर मेरी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने उस डायग्राम में बताया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा, वी बाई एफ रेशियो में देखने को मिला है, बाकी बात आपको बताइए कि क्या उस कैरेक्टरिस्टिक्स में चल रहा है। तो ये था हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसे मैंने इस तरीके से टेबल में बनाया है कि अगर मैं स्पीड रेंज को बेस स्पीड, जीरो से बेस स्पीड तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और कांस्टेंट पावर में बेस स्पीड से ऊपर लेके जा रहा हूँ, रेटेड स्पीड से ऊपर लेके जा रहा हूँ, वोल्टेज इंक्रीज होती है, कांस्टेंट रहती है, इससे ज्यादा बढ़ा ही नहीं सकते, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, वी बाई एस से यहाँ पे कांस्टेंट रहता है और टॉर्क कांस्टेंट हो जाता है इस वजह से, और यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, फ्लक्स यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, फ्लक्स यहाँ पे कम हो जाता है क्योंकि टॉर्क कम हो रहा है, ठीक है। तो ये टेबल से आप मेमोराइज कर सकते हैं। क्या मैटर है इसका, ये जो हमने टॉपिक पढ़ा इसका क्या मैटर है, इसका मैटर ये है, अगर मैं आपको कहने लगा कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन है, जैसे कन्वेयर हॉइस्ट एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं, इनमें हमें कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन चाहिए होती है, या कांस्टेंट पावर एप्लीकेशन की अगर जरूरत हो तो मैकेनिकल टूल स्पिंडल होते हैं, ग्राइंडर होते हैं, या ईवी ट्रैक्शन सिनारियोज होते हैं, तो वहां हमें कांस्टेंट पावर की जरूरत होती है, तो इसलिए ये हमारा बड़े इंपॉर्टेंट रोल निभाता है स्टडी के लिए। चलिए एक क्वेश्चन खत्म करते हैं, दोबारा आते हैं अपने पुराने टॉपिक पे जो हम पढ़ते हुए आए हैं, नेक्स्ट ईयर भी पढ़ा था हमने, इंडक्शन जनरेटर। तो इंडक्शन से हम वाकिफ हैं, फैराडाइज लॉ ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन जनरेटर की अगर बात करते हैं तो एन इंडक्शन जनरेटर इज आल्सो नॉन एसिंक्रोनस, ओ एसिंक्रोनस नहीं, ये एसिंक्रोनस है, एक ही वर्ड है ये, एसिंक्रोनस जनरेटर। इंडक्शन जनरेटर को क्या कहते हैं हम, एसिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं, वो सिंक्रोनस जनरेटर नहीं होता है वो। इज अ टाइप ऑफ अ एसी जनरेटर, एक एसी जनरेटर का टाइप हो गया। क्या काम करता है भैया जनरेटर, दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट आल्सो नोन एज अ एसिंक्रोनस जनरेटर।
सिंस इट्स ऑपरेट एट अ स्पीड अदर देन द सिंक्रोनस स्पीड, तो इसकी स्पीड अगर एसिंक्रोनस है तो अदर देन होगी सिंक्रोनस स्पीड से, सॉरी। इनिशियली इट रन्स एज अ इंडक्शन मोटर, इनिशियली में तो इंडक्शन मोटर की तरह काम करता है, विद द स्पीड लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड एंड पॉजिटिव स्लिप व्हेन द प्राइम मूवर स्पीड इज इंक्रीज। अगर मैं प्राइम मूवर क्या होता है, जनरेटर को चला रहा है जो हमारा है ना, प्राइम मूवर स्पीड इंक्रीज अबव द सिंक्रोनस स्पीड, द स्लिप बिकम नेगेटिव, और जो हमारी स्लिप होती है वो नेगेटिव हो जाती है। एंड रिवर्स रोटर करंट जनरेटर इज, ठीक है, रोटर करंट को रिवर्स कर देता है। जनरेटर दैट इंड्यूस वोल्टेज इन स्टेटर जनरेटिंग आउटपुट स्टेटर करंट। कहाँ यूज होता है इंडक्शन जनरेटर का? इट इज वाइडली यूज इन रिन्यूएबल एनर्जी सच एज वाइंड टर्बाइंस, हाइड्रो टर्बाइंस, इस तरह की आपको छोटी छोटी टर्बाइंस में देखने के लिए मिल जाते हैं इंडक्शन जनरेटर्स। अगर बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन हम वाकिफ हैं। दो पार्ट होते हैं, स्टेटर रोटर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रिक टर्मिनल सप्लाई लेनी है जिनसे, स्टेटर वाइंडिंग, रोटर होता है, बेयरिंग होते हैं, शाफ्ट होती है, फाउंडेशन जिसमें वो रखा होता है, ठीक है। स्टेटर हो गया हमारा, एंड प्लेट्स होती हैं बूडी, बेयरिंग्स हो गए, एयर वेंट ग्रिल जिससे पावर मतलब एयर पास होती है। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर पॉइंट्स हैं, जितना अगर क्वेश्चन आता है उस हिसाब से आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। इट हैज टू मेन पार्ट, स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर क्या होता है? स्टेटर इज द स्टेटरी पार्ट ऑफ द मशीन, कैरीज द वाइंडिंग कॉल्ड स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है। और वाइंडिंग प्लेस इनसाइड अ कोर मेड ऑफ लैमिनेटेड स्टील, स्टील की होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाते हैं। देर आर टू स्टेटर वाइंडिंग्स, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग्स। तो इसके अंदर स्टेटिंग वाइंडिंग में दो वाइंडिंग हमें देखने को मिलती है, एक को हम मेन वाइंडिंग बोल रहे हैं, सेकंड वन को हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोल रहे हैं। बात करते हैं अगर रोटर की, तो रोटर भी क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट ऑफ द जनरेटर होता है। अब ये कैसे भी हो सकता है, हमारा साइलेंट पोल हो सकता है, नॉन साइलेंट पोल हो सकता है, स्क्विरल केज हो सकता है, स्लिपिंग हो सकता है, ठीक है, जिसकी मदद से हम सर्किट को करंट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। तो यहाँ पे एक स्लिप निकल के आती है, स्लिप क्या कहती है? स्लिप कहती है जो हमारी फील्ड फ्लक्स होगी, और जो रोटर की, सॉरी, फील्ड स्पीड होगी, फील्ड की स्पीड होगी, और रोटर की स्पीड उससे थोड़ी सी कम होती है, तो वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट निकल का था स्लिप का। तो स्लिप एस इक्वल्स टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ये क्या कहता है? सिंक्रोनस स्पीड जो कि फील्ड की स्पीड होगी, एन आर मतलब रोटर की स्पीड होगी, तो एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ये होता है स्लिप का फॉर्मूला। तो स्लिप देखने को मिलती है हमें यहाँ पे इंडक्शन मशीन में। द सिंक्रोनस स्पीड एन एस इज द स्पीड ऑफ स्टेटर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड होती है ये? फ्रीक्वेंसी पे एंड नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड होती है। द स्लिप ऑफ अ मशीन डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ रोटर, रोटर पे भी डिपेंड होती है। और ये कैसे होती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड ऑन रोटर स्पीड। पॉजिटिव कब होगी? अगर ये हमारी सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है तो पॉजिटिव कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल हो जाती है तो जीरो हो जाती है, और सिंक्रोनस स्पीड से अबव हो जाती है तो ये नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से हमें इसके अंदर मोटरिंग और जनरेटिंग दोनों एक्शन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि अगर मैं लाइन खींचूं, अगर मैं एक लाइन खींच के बताता हूँ कि यहाँ पे स्लिप एस की वैल्यू 1 है, तो अगर ये नेगेटिव है तो ये मोटर की तरह वर्क कर रहा है, अगर ये, सॉरी, अगर ये पॉजिटिव है तो ये मोटर की तरह वर्क कर रहा है, और नेगेटिव है तो ये जनरेटर की तरह वर्क कर रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट देख लेते हैं। तो ये हमें पता ही है कि एक इंडक्शन मोटर एक ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट माना जा सकता है, जिसके अंदर दो वाइंडिंग होती है। इसी तरीके से स्टेटर रोटर वाइंडिंग हमें एक मोटर के अंदर देखने को मिलती है। तो ये मेरा स्टेटर साइड, ये मेरा रोटर साइड, तो क्या इसे मैं ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट मान सकता हूँ। ट्रांसफार्मर में ये मुझे पता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, कुछ मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होते हैं, कुछ लॉसेस होते हैं, वो मुझे यहाँ देखने को मिलते हैं। दैट्स इट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे इसमें स्टार्टिंग टॉर्क ये रहा, ठीक है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, तो स्पीड बढ़ने के बाद सिंक्रोनस स्पीड तक आ नहीं सकता मेरी, ये मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम टॉर्क, और इतनी स्पीड पे ही मुझे देखने को मिलता है, ठीक है। लास्ट में टॉर्क जीरो हो जाएगा और सिंक्रोनस स्पीड के पास पहुंच जाएगी मेरी स्पीड, एन एस के पास। फिर यहाँ पे मेरी स्लिप की वैल्यू ऐसी इक्वल टू 1 होती है। अगर ये मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, तो नेगेटिव वैल्यू अगर मेरी ये होती है स्लिप की,
तो ये जनरेटिंग एक्शन मेरे को दिखाने देखने को मिलता है मोटर के अंदर। ठीक है, सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए फटाफट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्शन जनरेटर। इंडक्शन जनरेटर के अगर मैं टाइप्स की बात करता हूँ तो बेसिकली इसके चार टाइप्स आपको देख पा रहे होंगे आप। SEIG सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर, डबली फेड इंडक्शन जनरेटर, ग्रिड कनेक्टेड इंडक्शन जनरेटर, वाउंड रोटर इंडक्शन जनरेटर। तो ये ग्रिड और वाउंड रोटर दोनों आपको डबली एक्साइटेड में ही देखने को मिल जाते हैं। कनेक्ट कर रखे हैं इसमें। तो हम जो सिलेबस में है हमारे फिलहाल दो हैं, SEIG एंड DFIG, ये दो हमारे सिलेबस में, तो हम दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर। तो सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर से मतलब क्या है यहाँ पे? एन इंडक्शन मशीन रिक्वायर्स रिएक्टिव पावर फॉर एक्साइटेशन। अगर मेरे पास मशीन है और उस मेरे पास रिएक्टिव पावर ज्यादा है, अगर पावर होती है तो पावर के अंदर दोनों पावर, अपेरेंट पावर क्या होती है? एक्टिव प्लस रिएक्टिव दोनों पावर होती है। अगर मेरे पास रिएक्टिव पावर ज्यादा होगी तो मेरा एक्साइटेशन अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, लॉस कम होगा उसमें क्योंकि दोनों पावर होती है, तो एक्टिव पावर मुझे चाहिए नहीं। वेदर इट ऑपरेट एज अ जनरेटर और अ मोटर। ठीक है, रिएक्टिव पावर फ्लक्स बनाने में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। इन अ ग्रिड कनेक्टेड इंडक्शन जनरेटर इट ड्रॉज रिएक्टिव पावर फ्रॉम अ ग्रिड। तो ग्रिड से क्या रिएक्टिव पावर ही लेता है ये। A self excited induction generator does not require any external power source to operate। और जब ये सेल्फ एक्साइटेड हमारा जनरेटर बनाया तो इसके लिए कोई एक्सटर्नल पावर नहीं है, ये अपने अंदर ही बनाएगा। तो कुछ इस डिवाइस इसके अंदर ही फिट कर देते हैं। इट इज यूज अ स्मॉल स्केल पावर प्लांट, और पावर स्मॉल स्केल पावर प्लांट में यूज किया जा रहा है वेयर द ग्रिड कनेक्शन इज नॉट अवेलेबल। जहाँ ग्रिड कनेक्शन ही नहीं है तो पावर, रिएक्टिव पावर लेगा कहाँ से? एक डिवाइस लगा लेते हैं इसके अंदर, बनाते हैं कुछ कॉन्सेप्ट कैपेसिटर बैंक नाम से। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डायग्राम के अंदर, एक थ्री फेस इंडक्शन जनरेटर है जो प्राइम मूवर से चलाया जा रहा होगा, जो सीधी सप्लाई लोड को दी जा रही है। बट मुझे रिएक्टिव पावर चाहिए, रिएक्टिव पावर एफिशिएंसी अच्छी रखने के लिए, रिएक्टिव पावर बढ़ाने के लिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे? कैपेसिटर बैंक लगा रखा है, जो कि सप्लाई देगा किसे? थ्री फेस इंडक्शन जनरेटर को देगा। ठीक है, और रिएक्टिव पावर, एक्टिव की डायरेक्शन इधर, रिएक्टिव की डायरेक्शन इधर हो जाएगी मेरी। तो इन SEIG a capacitor bank is used to provide the necessary reactive power for the excitation। इट इज कनेक्टेड इन डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन। कैसे कनेक्शन में लगाया गया है ये कैपेसिटर बैंक? डेल्टा कनेक्शन में लगाया गया है अक्रॉस द स्टेटर टर्मिनल। ठीक है, द प्राइम मूवर रोटेट्स विद द रोटेट इनफ स्पीड टू इंड्यूस अ वोल्टेज अक्रॉस द स्टेटर टर्मिनल। एज अ रिजल्ट द कैपेसिटर करंट स्टार्ट फ्लोइंग प्रोवाइडिंग रिएक्टिव पावर थ्रू द एक्साइटेशन। द कैपेसिटर आल्सो सप्लाई द रिएक्टिव पावर टू द लोड। कभी कभी ये लोड को भी रिएक्टिव पावर सप्लाई कर देता है, बट वो इतनी जरूरी नहीं है, हमें तो मोटर के अंदर चाहिए, हमारा काम बन रहा है। तो ये सिंपल इसका डायग्राम था। ठीक है, कैपेसिटर बैंक याद रखना है इसमें आपको। फिर नेक्स्ट हम बात करें वर्किंग की, तो वर्किंग में आप देखिए द रिक्वायरमेंट, हमें इसमें क्या पड़ी? मैग्नेटिज्म। जो हमने एक्स्ट्रा पावर बैंक लगाया किस लिए लगाया है? रिजिडुअल मैग्नेटिज्म। एक मैग्नेटिक स्टार्टिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है अच्छा खासा बनता है, लेकिन बाद में वो वीक होने लगता है, तो उसे बनाए रखने के लिए एक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो मुझे प्रोवाइड कर पाएगा वो मेरा कैपेसिटर बैंक। ठीक है, सेकंड बात करते हैं अगर रोल ऑफ कैपेसिटर बैंक की, तो कैपेसिटर बैंक का ही मेन रोल है इसके अंदर, बाकी तो सब नॉर्मल ही था। तो फॉर इंडक्शन मशीन टू वर्क एज जनरेटर नीड अ रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर की जरूरत होती है किसमें? इन VARs में। ठीक है, क्रिएटिंग अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ ग्रिड कनेक्टेड मोटर। ग्रिड प्रोवाइड दिस। तो ग्रिड में तो ग्रिड प्रोवाइड करता है, बट स्टैंड अलोन अगर सेल्फ एक्साइटेड में है तो इसमें कौन प्रोवाइड करता है? कैपेसिटर बैंक प्रोवाइड करता है, जो कि स्टेटर टर्मिनल के अक्रॉस हमने लगाया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर बात आ जाती है प्रोसेस ऑफ वोल्टेज बिल्डअप। वोल्टेज कैसे बिल्डअप हो रही है? तो एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है इसके अंदर, जैसे कि रोटेशन, प्राइम मूवर जो होता है हमारा, सिंक्रोनस स्पीड, प्राइम मूवर स्पिन्स द रोटर सुपर सिंक्रोनस स्पीड। सुपर सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? तो मुझे पता है स्टार्टिंग जो होगी स्लिप की, जीरो से कम, वो सॉरी वन से कम, एंड वन, फिर जीरो। तो मुझे फॉर्मूला पता है स्लिप का, S इक्वल्स टू होता है NS माइनस NR अपॉन NS। अगर मेरा रोटर स्टैंड स्टिल में है तो NR जीरो होगा, तो स्लिप की वैल्यू वन आ जाएगी। तो वन से स्टार्ट होकर रोटर स्पीड बढ़ने लगती है और मेरी स्लिप जाती है।
अगर मेरे स्लिप NS और NR इक्वल हो जाएंगे तो स्लिप जीरो हो जाएगी, और उससे ऊपर जाऊंगा तो फिर नेगेटिव मिलेगी। NR को अगर मैं उससे ऊपर ले जाऊँ तो स्लिप कैसे हो जाएगी, नेगेटिव मिल जाएगी। तो वहां पे क्या होता है, ये उल्टा प्रोसेस करता है। मोटर एक्शन क्या बन जाता है, जनरेटर एक्शन बन जाता है मेरा। तो उसी स्पीड को सुपर सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, जो कि सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर चली जाती है। क्योंकि क्या होता है, अभी हमें पता चला है कि ये वाइन टरबाइन में, छोटे मोटे प्लांट्स में देखने को मिलता है। अब वाइन टरबाइन में अगर देखने को मिल रहा है तो वाइन टरबाइन क्या होती है, हवा तो कभी सेम चलेगी नहीं, फ्लक्चुएशन होगा, कभी तेज चल रही है, कभी मंदी चल रही है। तो जब मंदी चल रही है तो मंदी चल रही है, स्पीड रहेगी कम। और तेज चल रही है तो जिसे सुपर सिंक्रोनस स्पीड कह रहे हैं हम, फील्ड से भी ऊपर जा रही है। चलिए, स्मॉल इंडक्शन, स्मॉल क्या होता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन द स्पिनिंग रोटर कट्स द स्टेटर वाइंडिंग, इंड्यूस वेरी स्मॉल EMF। अब वो उसे कट्स कर रहा है तो छोटा सा वही मिल रहा है हमें EMF, लेकिन उसे मैं फुलफिल कर पा रहा हूँ किसकी वजह से, कैपेसिटर बैंक की वजह से। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस हो जाएगा हमारा वर्किंग। नेक्स्ट आ जाता है इक्विवेलेंट सर्किट, देख लेते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट। अब हमें ये तो पता चल गया इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर के एज इट इज होता है, तो सेम ट्रांसफार्मर वाला बना दिया। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, सेकेंडरी साइड प्राइमरी साइड को, सेकेंडरी को प्राइमरी में मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे R2/S हो गया मेरा इस तरीके से। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी नॉर्मल है, नीलियन मिलेगी, लोड लाइन ऑफ कैपेसिटर और मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ इंडक्शन मशीन, यही होता है, ये फिक्स है करंट और वोल्टेज के बीच में। ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाती है इंडक्शन मशीन की। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा टाइप, डबली फेड इंडक्शन जनरेटर। सिंगली हो गया, सेल्फ एक्सलेटेड। डबली की बात करते हैं, फटाफट डायग्राम पा रही है। डायग्राम में देखेंगे आप, ये रहा डबली फेड इंडक्शन जनरेटर। इस पे दो सप्लाई जा रही है, एक डायरेक्ट जा रही है ग्रिड की तरफ, और एक इस कंट्रोल सिस्टम से होकर जा रही है। ये लग रहा है AC to DC, फिर एक TC, फिर DC AC, और फिर होकर फिर जा रही है ग्रिड में। ठीक है, ये पावर बैंक सिंपल है, छोड़िए पावर बैंक। मेन ये चीज मेन। तो इसमें क्या हुआ, ये जो मेरा DFIG है, जैसे इसका नाम है डबली फेड इंडक्शन जनरेटर, ये डबली फेड क्यों है, इसकी जो सप्लाई है, दो सप्लाई इसमें जा रही हैं। दो सप्लाई क्या, एक तो ये बना ही रहा है जो ये जा रही है, दूसरी क्या, रोटर साइड को भी हम इसे सप्लाई दे रहे हैं, रोटर साइड में भी सप्लाई दी जा रही है। ये जो साइड है पावर ग्रिड में जा रही है, ये तो यूनिडायरेक्शनल लाइन हो जाएगी। पावर ग्रिड जो डायरेक्ट जा रही है ना, ये तो है यूनिडायरेक्शनल, मतलब सीधा पावर ग्रिड को जाएगी। तो ये जितनी पावर जनरेट करेगा उसका 80% पावर ग्रिड को जा रहा है। ठीक है, अगर ये फैन जो मान लीजिए ये हमारी वाइन टरबाइन है, अगर ये फैन स्लो मूव होने लग गया, तो स्लो मूव होने के लिए उसे अपने 80% वहां भी जाना है, मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। तो वापस सप्लाई कौन देगा इसे, 20%। वो जो 80% यहाँ भेजा था, वहां से 20% वापस कन्वर्ट होकर कहाँ सप्लाई हो रही है, रूटर में। और ये मान लेते ये सुपर सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लग गया, सुपर सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लग गया, तो ये फिर सप्लाई, जरूरत नहीं है अभी से अभी सप्लाई की, तो यहाँ पे ये वापस सप्लाई प्रोवाइड करवा देगा इधर और पावर ग्रिड में। तो ये वाली जो लाइन होती है, ये ऊपर वाली है, ये जो कंट्रोल बना हुआ है, ये होती है यूनिट बाई डायरेक्शनल। और ये नीचे वाली जो लाइन है यूनिट डायरेक्शनल लाइन। ठीक है, ये थ्री फेज सप्लाई यूनिट डायरेक्शनल जो ग्रिड को जा रही है, ये बाई डायरेक्शनल है जो कि इस कंट्रोल सिस्टम से होती हुए आ रही है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या लगा है। मैंने एक एग्जांपल ये रखा है, टरबाइन है, फैन लगे हुए हैं, गियर बॉक्स लगा हुआ है, DFIG डब्ल्यू फेड इंडक्शन जनरेटर लगा हुआ है हमारा। इस जनरेटर से एक कनेक्शन है मेरा, जहाँ से सप्लाई बाई डायरेक्शनल है। अब यहाँ से जाएगी AC to DC में कन्वर्ट करेंगे, एक DC सप्लाई लगी हुई है, फिर उसे DC से AC में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा क्यों, ये फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से होता है। यहाँ पे क्या है, मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी जो भी रखनी हो उसे मैं वापस DC में कन्वर्ट करके, फ्रीक्वेंसी चेंज करके AC में कन्वर्ट करके ग्रिड को दे देता हूँ, या फिर ग्रिड से वापस लेके फ्रीक्वेंसी चेंज करके यहाँ पे वापस प्रोवाइड करवा लेता हूँ बाय द हेल्प ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पे एक DC सिस्टम, बाहर से एक सिस्टम लगा, बैटरी लगी हुई है, DC लिंक, जो DC लिंक लगा हुआ है। अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो ये बाहर से लेके इसे फुलफिल करता है, तब जाके इसे रोटर को दे देता है। अब यहाँ पे डब्ल्यू एक्सलेट क्यों है, यहाँ पे स्टेटर को भी सप्लाई दी जा रही है और रोटर को भी सप्लाई दी जा रही है, तो इसलिए डब्ल्यू एक्साइटेड हो गया है, डब्ल्यू फेड इंडक्शन मोटर। ठीक है, देखते हैं इसने क्या लिखा है। इसने लिखा है, इन DFIG AC पावर इज सप्लाई टू अ स्टेटर एज वेल एज रोटर, दोनों AC दी जा रही है, स्टेटर को भी है रोटर को भी।
दस द नेम डब्ल्यू फीड, इसलिए इसका नाम डब्ल्यू फीड पड़ा हुआ है। द रोटर इज इलेक्ट्रिकली एक्सेसिबल विच मीन्स यूज अ वाउंड टाइप रोटर। कौन सा वाउंड टाइप रोटर इसके अंदर यूज हो रहा हुआ है, जिसके अंदर हम सप्लाई दे सकते हैं विद स्लिप रिंग्स। इट मेंटेन अ कंसिस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग पावर ऑफ स्पीड वेरिएबल। तो वेरिएबल स्पीड से हम फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हम कंट्रोल कर सकते हैं इस कंट्रोलर की वजह से। ये जो ऊपर लगा हुआ है, दो एसी डीसी लगे हुए हैं और एक डीसी सप्लाई भी लगी हुई है। ठीक है। फीडबैक सिस्टम है जो कि पिच कंट्रोल करके कंट्रोल कर रहा है इसे, कि बता रहा है कि हाँ कितना ये मूव कर पा रहा है फैन हमारा, कितनी एयर बाहर चल रही है। तो अगर मैं बात करता हूँ इक्विवेलेंट सर्किट करेक्टरिस्टिक की, तो इक्विवेलेंट सर्किट वही रहेगा सेम जैसे था रोटर साइड का, स्टेटर का सेम वही। करेक्टरिस्टिक में अगर हम बात करेंगे तो पावर और स्पीड के बीच में करेक्टरिस्टिक आएंगे, तो जितनी पावर उतनी स्पीड, ये जितनी स्पीड उतनी पावर। तो पावर के अकॉर्डिंग मुझे स्पीड देखने को मिल है, लो स्पीड लो स्पीड लो स्पीड, उसी तरह से जितनी पावर बढ़ती जा रही है उतनी स्पीड भी मेरी हाई होती जा रही है। ठीक है। और टॉर्क और स्पीड के बीच में अगर मैं देखूं तो टॉर्क और स्पीड में देखिए, स्टार्टिंग में जो ए से बी पॉइंट दिखा रहा है, ये बता रहा है कि स्टार्टिंग में टॉर्क हल्का सा बढ़ा और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा। स्टार्टिंग में जो टॉर्क था वो अचानक से जो मिला, इंस्टेंटेनियस जो मिला, एकदम एक्सट्रीमली बढ़ा ए से बी तक, और फिर धीरे धीरे अपने रेटेड टॉर्क तक पहुंच जाता है। अगर मैं बात करूं DFIG इंक्लूड्स अ बैक टू बैक कन्वर्टर, दो बैक टू बैक कन्वर्टर लग रहे हैं जिसमें एसी डीसी और डीसी एसी लगा हुआ है। बेसिकली देयर आर टू कन्वर्टर, एसी टू डीसी जो ग्रिड साइड का है और डीसी टू एसी जो कि रोटर साइड का लगा हुआ है ना। दो लगे हुए हैं, ग्रिड साइड पे और एक रोटर साइड पे। द एडवांटेज इज द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी इज एडजस्टेबल। इसका फायदा ही क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को एडजस्ट कर पा रहा है और कुछ नहीं है। द स्टेटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्रिड, और जो स्टेटर है वो डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्टेड है, और रोटर जो है बैक टू बैक कन्वर्टर से हमारा कनेक्ट है, जिसके अंदर एक डीसी लिंक कैपेसिटर भी हमने यूज कर रखा है जो कि डीसी वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड हमें करवा रहा है। तो ये हमारा इंडक्शन जनरेटर का टाइप से जो हमने कवर करें यहाँ पे। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। लीनियर इंडक्शन मोटर। लीनियर इंडक्शन मोटर बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। लीनियर इंडक्शन मोटर बनानी है, सीधी रेखिक। कैसे बनी होगी? एक सिंपल इंडक्शन मोटर को ले लो। सिंपल इंडक्शन मोटर, सिंपल थ्री फेज इंडक्शन मोटर मैंने ली है। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर हमने ले ली, और इसे वाई एक्स की यहाँ से इसे काट देते हैं, सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये पार्ट, ये स्टेटर वाला हिस्सा ये आ गया, रोटर वाला हिस्सा ये आ गया। ठीक है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर काट लिया, ठीक है। कौन सी? जिसके अंदर मैंने रोटर ले रखा, कौन सा? स्क्विरल केज। कौन सा रोटर ले रखा है? स्क्विरल केज रोटर मैंने ले रखा है। थ्री फेज वाइंडिंग हो रही है स्टेटर पे, ये रहा स्टेटर, ये रहा रोटर। तो अब इसका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, स्टेटर को मैं प्राइमरी बोल रहा हूँ, रोटर को मैं सेकेंडरी बोल रहा हूँ। थ्री फेज वाइंडिंग स्टेटर में है, और रोटर मेरा कौन सा है? स्क्विरल केज है, जिसके अंदर एल्यूमिनियम कंडक्टर लगे होंगे जो कि एंड से शॉर्ट सर्किट होंगे। प्रोसेस वही है जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में होता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में होता है, सप्लाई दी जाती है स्टेटर वाइंडिंग में। सप्लाई देने के बाद एक स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड लिंक होता है किससे? रोटर बार से। रोटर बार में क्या बनता है? एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो उसे रोटेट करा देता है। सो सेम कहानी हमारी यहाँ रहेगी। इंडक्शन मोटर, लीनियर इंडक्शन मोटर में थ्री फेज सप्लाई दी जाएगी। थ्री फेज सप्लाई देने के बाद, थ्री फेज सप्लाई देने के बाद एक स्टेटर फील्ड बनेगा। स्टेटर फील्ड लिंक होगा किससे? लीनियरली रोटर बार से। रोटर बार पे एक फोर्स लगाएगा। अब हाँ, यहाँ पे हम मिली एक नई चीज, थ्रस्ट। क्या मिला था? थ्रस्ट। अब उस फोर्स को जो लीनियर उसे आगे की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा होगा, उसे फोर्स नहीं, उसे थ्रस्ट बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। वो थ्रस्ट मिला था स्टार्टिंग में, तो वो थ्रस्ट है। ये एक लीनियर फोर्स है जिसे हम थ्रस्ट बोल रहे हैं किसमें? लीनियर इंडक्शन मोटर में। ठीक है। वो थ्रस्ट उसे आगे की ओर धकेलेगा और हमारा ये मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा, रोटेट मूव कर जाएगा आगे की ओर। ठीक, दैट्स इट। ओके। सबसे अच्छी बात क्या है इसमें? हाँ, क्वेश्चन बनता है RMF। RF का मतलब होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि रोटेटिंग डिवाइस के लिए। पर लीनियर के लिए भी क्या होता है? एक वर्ड होता है RMF। यहाँ पे RMF का मतलब है रेक्टिलिनियर मैग्नेटिक फील्ड। रेक्टिलिनियर मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमें लीनियर इंडक्शन मोटर में मिलता है, जो कि हमें प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड जो जिसकी वजह से हमें मिलता है थ्रस्ट। चलिए, इसने क्या लिखा है इसे देख लेते हैं। लीनियर इंडक्शन मोटर
इज अ एडवांस वर्जन ऑफ रोटेटरी इंडक्शन मशीन, एक एडवांस वर्जन है रोटेटरी मशीन का। ठीक है। विच गिव्स अ लीनियर ट्रांजिशनल मोशन, जो हमें ट्रांजिशनल मोशन प्रोवाइड करवाता है इंस्टेड ऑफ रोटेशनल मोशन के। ठीक है। द स्टेटर इज कट एक्सियली, अगर मैं स्टेटर को एक्सियली कट कर रहा हूँ एंड स्प्रेड आउट, और उसे बिछा देता हूँ इस तरीके से, सीधा कर देता हूँ। इन दिस टाइप ऑफ मोटर स्टेटर एंड रोटर आर कॉल्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो स्टेटर को प्राइमरी और रोटर को सेकेंडरी बोल रहे हैं रेस्पेक्टिवली। द सेकेंडरी ऑफ द लीनियर इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ फ्लैट एल्यूमिनियम कंडक्टर। इसके अंदर क्या होते हैं, बार्स की जगह कंडक्टर फ्लैट लगा देते हैं, जो कि फेरोमैग्नेटिक कोर होता है, लगे होते हैं। ठीक है। वही लिखा है इसने भी। चलिए आगे देखते हैं। If a three-phase supply is connected to a stator of a induction motor, a rotating flux is produced. एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स रोटेट हो रहा है सिंक्रोनस स्पीड से इन द एयर गैप। सिमिलरली इफ प्राइमरी ऑफ द लीनियर इंडक्शन मोटर, सेम वही कहानी बता रहा है कि अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर में मैं थ्री फेज सप्लाई अप्लाई करता हूँ तो थ्री में एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जो सिंक्रोनस स्पीड से मूव करता है। ठीक है। उसी का पीछा करते करते वो रोटर भी मूव करने लग जाता है। सिमिलरली इसी प्रकार के प्राइमरी में मैं इंडक्शन लीनियर इंडक्शन मोटर की प्राइमरी में थ्री फेज सप्लाई अप्लाई करी होगी, वहां भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो ट्रेवल करेगा अलोंग दी लेंथ, उस लेंथ के अलोंग वो ट्रेवल करेगा प्राइमरी की, और एक करंट जनरेट हो जाएगा कंडक्टर में अक्रॉस, और वहां पे जो एल्यूमिनियम का मटेरियल है वो भी एक थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा जो उसे लीनियरली फोर्स लगाएगा आगे की ओर। ठीक है। ये इसमें कहानी लिखी हुई है। और जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, डबल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर। अब डबल साइडेड क्या है, इसे अच्छी तरीके से घुमाना है भैया आपको। तो दो सेकेंडरी मैंने प्रोवाइड करवा दी, सॉरी, दो प्राइमरी मैंने लगा दिए, दो मतलब दो स्टेटर मैंने लगा दिए और मेरा रोटर एक है बीच में। अब इससे क्या फायदा होगा, थ्रस्ट मुझे ज्यादा मिल जाएगा, जो फोर्स है वो जो धकेल होगा हाई स्पीड, वहां तो टॉर्क बोलते थे, टॉर्क ज्यादा मिल जाएगा तो स्पीड से घूमेगी हमारा मोटर। यहाँ पे क्या है, हाई थ्रस्ट मिल जाएगा मुझे जो कि स्पीड में उसे लीनियरली मोशन करा दे। तो ये कुछ सिंपल सा, एक बड़ा सिंपल सा मेरे मानने में एक लीनियर इंडक्शन मोटर है। ये कुछ इतनी खास बात नहीं है, सिंपल डायग्राम है, सिंपल कहानी है। दो तरह का होता है, सिंगल साइड लीनियर इंडक्शन मोटर और डबल साइडेड। कंस्ट्रक्शन भी सेम है, कोई इतना टफ काम इसमें आपको नहीं मिलेगा। और क्या है, चलिए इसकी परफॉर्मेंस और देख लेते हैं लीनियर इंडक्शन मोटर की। परफॉर्मेंस में क्या बताया है आपको, परफॉर्मेंस में देखिए, द लीनियर सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव, अब उसे वेव बोल देंगे है ना, रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड को, इज गिवन बाय द वी एस। यहाँ पे से क्या कह रहे हैं, लीनियर के लिए वी एस कह रहे हैं, जो किसके इक्वल होती है, टू एफ, पोल पिच के इक्वल। किसके इक्वल, टू एफ पोल पिच मीटर पर सेकेंड में। ठीक है। वेयर एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। अगर मैं बात करूं तो वहां पे एक फॉर्मूला निकल कर आता है एन आर के लिए, एन थ्री फेज इंडक्शन के एन आर, लेट मी गो, फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, एन आर इक्वल्स टू एन एस वन माइनस एस, एस स्लिप थी, तो सेम फॉर्मूला वही वर्क करेगा यहाँ पे। अब स्पीड आपने चेंज कर ली है वी एस, तो एन आर की जगह कर लेते हैं अपना वी एस, एन आर को चेंज करते हैं तो रिप्लेस करते हैं वी एस से। तो फॉर्मूला निकल के आएगा वी एस, वो वी आर इक्वल्स टू वी एस वन माइनस एस, जहाँ एस मेरी स्लिप हो जाएगी, वी आर मेरी सेकेंडरी की स्पीड, वी एस मेरी फ्लक्स की स्पीड। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अगर मैं एस की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो एस वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस इक्वल्स टू, एस इक्वल्स टू, तो एस की वैल्यू आ जाएगी वी एस माइनस वी आर अपॉन वी एस पर यूनिट। चलिए, तो अगर मैं फोर्स निकालू, लीनियर फोर्स जिसे थ्रस्ट कह रहे हैं, एफ इक्वल्स टू क्या होता है वो, एयर गैप पावर अपॉन लीनियर सिंक्रोनस वेलोसिटी। फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये हमारी परफॉर्मेंस दिखाता है, एयर गैप पावर अपॉन लीनियर सिंक्रोनस वेलोसिटी, लीनियर सिंक्रोनस वेलोसिटी। चलिए, कर्व की बात कर लेते हैं, करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक में आप क्या लिखेंगे, जैसे कि इंडक्शन मशीन में, जैसा कि इंडक्शन मशीन में करेक्टरिस्टिक्स होती है टॉर्क वर्सेस स्पीड। ठीक है, टॉर्क वर्सेस स्पीड, तो सेम करेक्टरिस्टिक लीनियर इंडक्शन मोटर की होती है, बट किसके बीच में, थ्रस्ट वर्सेस स्पीड, किसके बीच में, थ्रस्ट वर्सेस स्पीड। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ थ्रस्ट होगा, ठीक है, स्पीड जीरो है, स्पीड बढ़ा रहे हैं, थ्रस्ट बढ़ रहा है,
मैक्सिमम थ्रस्ट यहाँ गेन हो जाएगा, रेटेड थ्रस्ट। उसके बाद स्पीड बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, एनएस पे चला जाएगा तो थ्रस्ट मेरा जीरो हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है टॉर्क और स्पीड के लिए, वो यहाँ पे है थ्रस्ट और स्पीड के लिए। तो करेक्टरिस्टिक में कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर, सिमिलरली लीनियर इंडक्शन मोटर। तो ये मेरा था LIM थ्री फेज इंडक्शन मोटर। यूनिट का लास्ट टॉपिक, सिंपल, पहले भी आपने पढ़ रखा है, सर्वो मोटर। AC सर्वो मोटर्स पढ़ना है हमें। तो अगर मैं सर्वो मोटर की बात करता हूँ तो व्हाट इज सर्वो मोटर, तो सर्वो मोटर क्या होता है, एक सिंपली इंडक्शन मोटर होता है, जो कि टू फेज और थ्री फेज में मुझे देखने को मिलता है। और बेसिकली इसमें चेंज क्या होता है, स्पेशल इसे क्या बनाता है, स्पेशल बनाता है इसमें एक फीडबैक सिस्टम। स्पेशल बनता है इसमें एक फीडबैक सिस्टम कनेक्ट होता है, जो कि मुझे प्रोवाइड करवाता है कि मुझे आउटपुट पे क्या वैल्यू चाहिए, कितना वैल्यू चाहिए, कितना रेफरेंस मुझे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक फीडबैक सिस्टम होता है जो कि अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ रोटर, लोड, ठीक है, स्पाइनिंग एंगल, स्पिनिंग एंगल, उसके अकॉर्डिंग मुझे एक फीडबैक प्रोवाइड करवाता है जो कि मैं सप्लाई पे कंट्रोल कर सकूं। तो देख रहे हैं क्या लिखा है, एज वी हैव ऑलरेडी सीन सर्वो मोटर, प्रीवियस आर्टिकल में पहले पढ़ रखा है, टू फेज और थ्री फेज सर्वो मोटर हमें देखने को मिलेंगे। द स्टेटर ऑफ द टू फेज AC सर्वो मोटर हैज टू डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइंडिंग। हमारे पास इस सर्वो मोटर के अंदर दो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग देखने को मिलती है, जिसमें एक होती है रेफरेंस वाइंडिंग या फिर मेन वाइंडिंग, और दूसरी होती है कंट्रोल वाइंडिंग या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, मेन वाइंडिंग ये फिक्स होती है, ये फिक्स नहीं होती है, ये कंट्रोल होती है, वेरिएबल होती है ये। अब इन दोनों में क्या होता है, फेज डिफरेंस की मदद से हम इसके वोल्टेज को वेरिएबल कर देते हैं। ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज प्रोवाइड करवाते हैं इससे हम, ये हमारा रोटर हो जाएगा। द कंट्रोल फेज इज यूजुअली सप्लाइड फ्रॉम अ सर्वो एम्पलीफायर। तो यहाँ पे ये किससे कनेक्ट होगा, ये किससे कनेक्ट होगा, सर्वो एम्पलीफायर से, जो इसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करवा रहा होगा, वेरिएबल वोल्टेज। ठीक है, द स्पीड एंड द टॉर्क ऑफ द रोटर आर कंट्रोल बाय द फेज डिफरेंस, और जो इसकी स्पीड है वो किससे कंट्रोल होगी, इन दोनों के फेज डिफरेंस से। ठीक है, बाय रिवर्सिंग द फेज डिफरेंस फ्रॉम द लीडिंग एंड लीडिंग और वाइस वर्सा, द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ रोटर कैन बी रिवर्स। और इस वजह से मैं इस रोटर की डायरेक्शन को भी रिवर्स कर सकता हूँ। ठीक है, इसको फेज डिफरेंस चेंज करने की वजह से। तो ये थी हमारी सर्वो मोटर की छोटी सी कहानी। डायग्राम सिंपल हो जाएगा। अगर बात करें द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टू फेज AC सर्वो मोटर शो इन फिगर बिलो। एक कैरेक्टरिस्टिक अगर देख लेंगे आप इसमें, ये कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इंडक्शन मोटर की है। पता है कैसे, ये हाफ होती है, पता है क्यों, देखिए, अभी इंडक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक पड़ी वो कुछ इस तरीके से थी, ऐसे। ठीक है, अगर इसकी स्पीड चेंज हो सकती है तो ये कुछ ऐसे भी आ सकती थी, ऐसे भी आ सकती थी, और ऐसे भी आ सकती थी। अब मैं इसका इतना ही पार्ट अगर यहाँ से ले लूं, ये इतना हिस्सा, ये वाला पोर्शन, कलर चेंज कर देते हैं, ये पोर्शन बस यहाँ से यहाँ आगे तक का, ये इस करेक्टरिस्टिक को, इस characteristic में आपको कुछ सेम दिख रहा है। हाँ, कुछ लाइनें भाई यहाँ पे भी ऐसी हैं, कुछ लाइनें यहाँ पे भी ऐसी हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, हाई स्लिप रीजन में ये काम कर रही है, तो ये इससे आगे की करेक्टरिस्टिक होती है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। तो एक तरीके से ये इंडक्शन मोटर की ही करेक्टरिस्टिक है, बट हाई स्लिप रीजन में। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक रेशो होता है VC/VR, कंट्रोल वोल्टेज और रेफरेंस वोल्टेज, इनका रेशो से ये लाइनें निकल के आती हैं। तो इनका रेशो, जितना रेशो बढ़ेगा उतनी ही स्पीड बढ़ती जाएगी। रेशो जीरो है तो स्पीड जीरो, रेशो थोड़ा बढ़ा तो स्पीड बढ़ गई, रेशो थोड़ा बढ़ा तो टॉर्क स्पीड दोनों बढ़े हैं, रेशो और बढ़ाया तो टॉर्क स्पीड दोनों बढ़े हैं। तो इन दोनों का रेशो आपको बढ़ाना है, रेफरेंस तो फिक्स है, इसे आप बढ़ाते चले जाइए स्पीड बढ़ती जाएगी, इसे घटते चले जाइए स्पीड घटती चली जाएगी। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। एक एग्जाम्पल भी दिया है ड्रैग कप रोटर AC सर्वो मोटर का, इसमें ड्रैग कप यूज कर रखा है आपने। ठीक है, तो अगर बात करें तो द नेगेटिव स्लोप represents the high rotor resistance and provide the motor with positive damping for better stability. The curve is linear for almost various control voltage. सब में लीनियर आना है,
द रेस्पॉन्स ऑफ द मोटर टू अ लाइट कंट्रोल सिग्नल इज इम्प्रूव्ड बाय द reducing the weight and inertia of the motor in a design known as a drag cup servo motor। तो ये वाला बेसिकली ज्यादा यूज होता है एसी सर्वो मोटर में, ड्रैग कप। ठीक है, तो ये थी सर्वो मोटर की थोड़ी सी कहानी, इसके अंदर आपको करेक्टरिस्टिक्स और ये ड्रैग कप आपको रोटर देखने को मिला। तो ये था आज का लेक्चर। आई थिंक सबको जाना पहचाना था तो समझ में भी आया होगा, और इतना कोई टफ काम नहीं है, सबका बेसिक सेम ही है, सारी मोटर का बेसिक सेम ही है, बट इसमें एक्स्ट्रा हमने क्या स्पेशल बनाया है उस बात को हमें याद रखना है और करेक्टरिस्टिक मेमोराइज रखनी है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।